जातिगत जनगणना का शोर एक बार फिर सुनाई दे रहा है। कुछ समय बाद यूपी के चुनाव हैं और ये तो सुना ही होगा कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। तो क्या इस चुनाव में जातियों में बटा समाज हिंदू मुस्लिम में बटेगा या फिर जातिगत जनगणना के बहाने दिल्ली दरबार को संदेश देगा? ऐसा क्या होगा? क्या जातिगत जनगणना यूपी चुनाव में मुद्दा बनेगा? इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं ताकि उन नेताओं को भी पता चल सके कि असल में जातिगत जनगणना की जरूरत है या फिर नहीं। क्या सच में आपकी हिस्सेदारी का सवाल है या फिर नेता सियासत की नई जमीन तैयार करने के लिए जातिगत जनगणना चाहते हैं? जय राम दोस्तों, मेरा नाम गंगा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वॉच न्यूज। हमारी कोशिश होती है कि आपको सही आंकड़ों के साथ सही बात दिखाई जाए ताकि आप समझ सकें कि असल में जातिगत जनगणना की असली कहानी क्या है। वैसे भारत के संविधान की प्रस्तावना को जब हम पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जब संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत ही हम भारत के लोग से होती है, फिर भी हम भारत के लोगों के बीच ही जातियों में समाज बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की कमी है, इसलिए जातिगत जनगणना की मांग अब तेज हो रही है? तो क्या जातियों में बटे समाज को आरक्षण की परिधि में बांधकर उनके हक को मारा जा रहा है? जो 27 ओबीसी और खुद ओबीसी प्रधानमंत्री जिसको चुनाव के वक्त ही ओबीसी जाति याद आती, वो तो केवल इसलिए है कि इन लोगों के जरिए इन लोगों को आगे करके SC ST ओबीसी का अहित किया जाए, इसलिए इनको मिनिस्टर बनाया गया। अगर इतने ही काबिल ये हैं 27 ओबीसी मिनिस्टर और एक ओबीसी प्राइम मिनिस्टर, ये मिलकर के जाति जनगणना कराएं। ओबीसी का सबसे बड़ा सवाल इस समय जाति जनगणना है। ओबीसी का दूसरा सबसे बड़ा सवाल मंडल कमीशन की बाकी अनुशंसाओं को लागू करना है, 52% को 52% आरक्षण देना है। तो ये सब करवाएं अगर वाकई ये इसके हितैषी हैं। तो ओबीसी में कुछ जातियों को भड़का दें कि यादव कुर्मी कोयरी सबसे ज्यादा हक ले लिए, तो भाई डेटा बता दो ना कितना हक लिए। ये सवर्ण लोग जो तथाकथित महान बुद्धिजीवी लिबरल प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक भी हैं, वो सब भी झूठ बोलते हैं। तो जाति जनगणना हो जाएगी तो झूठ पकड़ में आ जाएगा ना। ये अखबार में लेख जो लिखते हैं ये कि जाटों ने ज़्यादा ले लिया, मीणाओं ने ज़्यादा ले लिया, यादवों ने ज़्यादा ले लिया। कितना ले लिया? कितने यादव मीणा जाटो जज बन गए, ब्यूरोक्रेसी में कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए, प्रोफेसर बन गए। 9 तो कुल प्रोफेसर हो भी। जनगणना से पहले ये सच्चाई पता होगी कि कितने परसेंट 3% लोग क्या 90% लोगों की जमीन कब्जाए हैं, नौकरी कब्जाए हैं, शिक्षा कब्जाए हैं, सब कब्जाए हैं। ओबीसी को जाति जनगणना का लाभ हो, ये ओबीसी की गिनती से बाद में होगा, पहले सवर्णों की गिनती से होगा। तो जाति जनगणना का मतलब केवल ओबीसी की गिनती नहीं है, सवर्णों के पास कितनी जमीन कितनी नौकरी कितना बिजनेस कितना सब जगह है, वो सब इस देश को पता चल जाएगा। तो आरक्षण और न्याय ये सब बाद की बात है। देश चलाने के लिए आंकड़े चाहिए। बिना आंकड़े के झूठ पर, जैसे ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा ना, कोरोना से भी कोई नहीं मरा, कल को कह देंगे कोरोना आया ही नहीं। तो ये झूठ जो फैलाया जाता है उसको उसका जवाब होता है आंकड़े, सच के आंकड़े। जाति जनगणना वो सच सामने लाएगी कि 70 साल बाद ये देश कहाँ खड़ा है। वैसे हमारा देश जातियों में जरूर बटा है, लेकिन चुनाव के दौरान जब हिंदू और मुसलमान का दांव सियासी विसात में बिछाकर लोगों के सामने परोसा जाता है, तब जातियों में बटे समाज की परिधि टूटकर बिखर जाती है और हिंदू बनकर मुस्लिमों के सामने खड़े हो जाते हैं। तो क्या ये सच नहीं है कि इसी दांव के सहारे बीजेपी ने कई राज्यों में अपनी जमीन तैयार की, अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया और केंद्र की सत्ता की परिधि तक पहुंच गई? हिंदुस्तान टाइम्स के इस आंकड़े को देखिए। इसके मुताबिक देश में 83% हिंदू हैं, जिसमें ओबीसी हिंदू 39.5% हैं, SC हिंदू 21.6%, ST हिंदू 10.2% और अपर कास्ट हिंदू 11% हैं, जिनको मिलाकर कुल 83% हिंदुओं की देश में जनसंख्या है। यही बीजेपी की असली ताकत है, जिसको बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण कराने में कामयाब हो जाती है
और 13% मुस्लिमों को विलेन बनाकर सत्ता में काबिज हो जाती है। लेकिन सोचना उन हिंदुओं को है जो जातियों में बटे सो कॉल्ड मुस्लिमों के सामने हिंदू बन जाते हैं, क्योंकि ओबीसी की आबादी करीब हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक 39.5% है, लेकिन आरक्षण में हिस्सा सिर्फ 27% है। एससी हिंदू 21.6% है, लेकिन आरक्षण 15% है। एसटी हिंदू 10.2% है और आरक्षण 7.5% है। अपर कास्ट हिंदू 11% है, लेकिन इनके लिए ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक आधार पर पिछड़े अपर कास्ट के लोगों के लिए 10% का आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। जब आप ओबीसी, एससी, एसटी की जनसंख्या को जोड़ते हैं तो करीब 70.3% की आबादी बैठती है, लेकिन आरक्षण का प्रावधान कुल मिलाकर 49.5% है। तो क्या ओबीसी, एससी, एसटी की 20% आबादी का हक मारा जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सरकार ने 11% अपर कास्ट हिंदुओं की आबादी के लिए 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोटा लागू कर दिया। ओबीसी आरक्षण को मंडल कमीशन की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया। इसके लिए 1931 की जनगणना को मंडल कमीशन ने आधार बनाया। 1931 की जनगणना के आधार पर ओबीसी आबादी 52% है। वैसे 1931 के बाद से ओबीसी समाज की कितनी आबादी है, इसके ठोस आंकड़े नहीं हैं। इसलिए मंडल कमीशन ने आरक्षण के लिए 1931 की जनगणना को आधार बनाया और 1990 में केंद्र के विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण देने का प्रावधान कर दिया। इसके साथ ही मंडल कमीशन ने सरकार से जातिगत जनगणना कराने की सिफारिश की थी ताकि आरक्षण में संशोधन किया जा सके। तो क्या 1931 की जनगणना के बाद भारत में दोबारा से जातिगत जनगणना नहीं कराई गई? ये सवाल आपके मन में होगा। तो इसका जवाब है 1941 में जातिगत जनगणना कराई गई थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इन आंकड़ों को जारी नहीं किया गया। इसके बाद आजाद भारत सरकार ने 1951 से 2011 तक एससी, एसटी को छोड़कर ओबीसी को दूसरी जातिगत आधारित जनगणना नहीं कराई, जबकि भारत सरकार हर 10 साल पर फरवरी महीने में 1 से 20 तारीख के बीच जनगणना कराती है। इसी काम में सरकारी शिक्षकों को लगाया जाता है जो घर घर जाकर देश के हर आदमी को गिन लेते हैं। ये काम 1881 से हर 10 साल में होता आया है। अगर 1941 को अपवाद छोड़ दें तो इसी जनगणना के आधार पर सरकारें अगले 10 साल तक सरकारी नीतियों को आधार देती हैं। वैसे 2011 में भारत सरकार ने एक अलग तरीके से जनगणना कराई, जिसको सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 नाम दिया गया। इसकी शुरुआत 29 जून 2011 से शुरू हुई, जिसको दिसंबर 2011 में पूरा हो जाना चाहिए था, क्योंकि इन आंकड़ों का इस्तेमाल 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-13 और 2016-17 के लिए होना था। लेकिन 31 मार्च 2016 में जाकर जनगणना का काम पूरा हुआ। मतलब ये है कि यूपीए सरकार में करीब 3 साल काम चला और एनडीए सरकार में करीब 2 साल जातिगत जनगणना हुई। इसमें करीब 4,893 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वैसे कहा जाता है कि इस जनगणना के फील्ड सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले थे। इसमें 46 लाख जातियों, उपजातियों और गोत्र की जानकारी सामने आई। केंद्रीय कैबिनेट ने 16 जुलाई 2015 की अपनी बैठक में इन आंकड़ों को समेटने के लिए नीति आयोग के उस समय के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में एक एक्सपर्ट ग्रुप का गठन कर दिया। लेकिन ये यहीं पर रुक जाता है, क्योंकि अरविंद पनगड़िया नीति आयोग को छोड़कर अर्थशास्त्र पढ़ाने कोलंबिया यूनिवर्सिटी लौट जाते हैं। बाद में राज्यसभा में 9 अगस्त 2018 को केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि एक्सपर्ट ग्रुप का कभी गठन नहीं हुआ, इसलिए इसकी बैठक होने या आगे कभी इसकी रिपोर्ट आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो सवाल ये है कि सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके भी जातिगत जनगणना के आंकड़े देश को क्यों नहीं बताना चाहती? क्या इसके पीछे सरकार का डर ये है कि अगर जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करेंगे तो हिंदू मुसलमान वाला समीकरण बिगड़ जाएगा? क्योंकि ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियों का वोट बैंक जातिगत या फिर समुदाय विशेष का है। इसके साथ ही इस बात का भी डर है कि कहीं ओबीसी समाज की जनसंख्या ज्यादा ना हो जाए।
जिससे आरक्षण कोटे को और बढ़ाने की मांग तेज हो जाए। वैसे सरकार जानती है कि ओबीसी समाज कितने प्रतिशत है, क्योंकि जातिगत जनगणना तो हो चुकी है, बस जनता के सामने आंकड़े नहीं हैं। तो क्या बीजेपी उन आंकड़ों का सहारा चुनाव के लिए करती है? देश को बताने से इसलिए बचती है ताकि हिस्सेदारी को लेकर बात ना हो। ये सवाल अब संसद का भी हिस्सा बन गए हैं। इस बात का भी डर सता रहा है कि जातियों के आधार पर बनी पार्टियों को अगर उनके समाज का सही आकलन हो जाएगा तो वो पार्टियां गठबंधन में साथ निभाने के लिए ज्यादा हिस्सेदारी की शर्त रख देंगी। तो क्या इसलिए जातिगत जनगणना न कराना और जातियों के समीकरण न जारी करने का फैसला सरकार ने लिया है? लेकिन क्या एक ही जगह पर जब तक आप 50% की कैप नहीं बढ़ाएंगे तो क्या ओबीसी को पूरा अच्छा मिल जाएगा? आप एक ही कमरे में न जाने कितने लोगों को बैठाना चाहते हैं। आप कहते हैं इसी सदन में, क्योंकि ये लोकसभा छोटी पड़ रही है, हमें एक सेंट्रल व्यवस्था बनाना पड़ेगा क्योंकि बड़ा सदन बनाना है, हमें सब आराम से बैठ सके। तो आप अपनी सहूलियत के लिए तो बना रहे हैं सेंट्रल व्यवस्था, लेकिन आरक्षण जो सबसे मूल भावना रही मंडल कमीशन की, उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। कौन नहीं चाहता जाति जनगणना हो? यह सवाल जायज है कि जब हम भारत के लोग कहकर संबोधित किया जाता है तो फिर हम भारत के लोगों के साथ ऐसा क्यों है कि इसी देश के केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में SC, ST और OBC के 8,773 शिक्षकों के पद खाली हैं। केंद्र सरकार की इस लिस्ट में IIT, IIM और NIFT, IIMC जैसे कई केंद्रीय संस्थान शामिल नहीं हैं, जहां रिजर्वेशन लागू है। अगर इन संस्थानों के आंकड़ों को शामिल कर लिया जाए तो ये संख्या और बढ़ जाएगी। एक सच ये भी है कि जिन संस्थानों को सरकार ने प्राइवेट हाथों में दिया है उन संस्थानों में अब आरक्षण लागू नहीं होगा। ये जानकारी सरकार ने लोकसभा में दी है। अब बटे हुए समाज के बीच जब हम भारत के लोग कहकर संबोधित करते हैं तब भी जातियों में बटा समाज हिंदू होने पर गर्व करता है और जातियों के आधार पर भेदभाव सहता है। तो फिर जातिगत जनगणना के आंकड़ों के सामने आने से कौन से समाज के बिखर जाने का डर है? ये तर्क किसके गले उतर जाएगा जब हिंदू समाज में जनरल, OBC, SC, ST के आधार पर या कहें कि पंडित, ठाकुर, बनिया, कुर्मी, यादव, लोहार, चमार, डोमार के नाम पर भेदभाव हो सकता है, तो फिर इससे ज्यादा समाज के और बिखरने की किसको चिंता है? जो कहते हैं अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी तो समाज में और टकराव बढ़ जाएगा। कौन नहीं जानता है कि मुस्लिम भी अपने ही अंदर बटा हुआ समाज लिए हुए हैं, फिर भी हिंदू और मुस्लिम बनाकर आपस में बटा हुआ समाज भिड़ने को तैयार हो जाता है, और वो भी किसके कहने पर और क्यों? हमारी आपकी जनगणना नहीं करना चाहते। एक समय था देश में चाहते हैं लोग कि जनगणना हो। हम और आप में लड़ाई करा दी कि आज सब हक यादव छीने ले रहे हैं। कभी कहा जाता है कि हमने हक सबका छीन लिया, पिछड़ों का हक छीन लिया। बीजेपी अपने वोटर के बीच पकड़ बनाए रखने के लिए लगातार हिंदू मुस्लिम की खाद परोसती है ताकि जातियों में बटे समाज को हिंदू बनाकर अपने पाले में खड़ा रख सके। इसका कितना फायदा बीजेपी को होता है इन आंकड़ों के जरिए समझिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 31% तक पहुंचा। तब नारा था सबका साथ सबका विकास और 15 लाख हर खाते में आने का ख्वाब। और 2019 लोकसभा चुनाव में हिंदुस्तान पाकिस्तान के सहारे 37% तक वोट शेयर पहुंच गया, जबकि 1999 से 2004 तक बीजेपी का वोट शेयर 28% के करीब था। यानी कि बीजेपी के लिए हिंदू और मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, शमशान और कब्रिस्तान, जय श्री राम का सहारा मिले तो जातियों में बटा समाज भी हिंदू बनकर बीजेपी के साथ जुड़ जाता है, जिससे उसके वोट शेयर में उछाल आता है। इसलिए बीजेपी सरकार अब जातिगत जनगणना कराने से बच रही है, जबकि उसके सहयोगी दलों के साथ विपक्षी पार्टियां भी जातिगत जनगणना की मांग कर रही हैं। यानी कि अनुप्रिया पटेल ने सरकार के साथ होते हुए भी जातिगत जनगणना की मांग की है। ये समय की आवश्यकता है, देश की जरूरत है कि जब 90 के दशक में मंडल कमीशन आया था तो कहा था कि पिछड़ों की आबादी 54% है, लेकिन आज इतने वर्षों में पिछड़ों की असली गिनती क्या है ये पता नहीं चल पाया। देश के कोने कोने में पिछड़ी जातियों की ये मांग है कि आखिर पिछड़ी जाति की आबादी इतने वर्षों में आज़ादी के 70 वर्ष बाद कितनी हो चुकी है, ये हम सबको पता होना चाहिए। और ये ज़रूरी भी है अगर हम तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ पिछड़ी जातियों तक पहुंचाना चाहते हैं,
अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त संख्या में हो, तो आखिर उनकी आबादी क्या है, उनकी गिनती क्या है, ये जान लेना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा अखिलेश यादव, मायावती, ओम प्रकाश राजभर, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद और जीतन राम मांझी ने जातिगत जनगणना कराने के पक्षधर हैं। वहीं अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि अगर मोदी सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराएगी तो उनकी पार्टी सत्ता में आते ही प्रदेश में जातिगत जनगणना कराएगी। भारतीय जनता पार्टी कभी जनगणना नहीं करेगी, क्योंकि वो जानते हैं आबादी में कौन ज्यादा है, आबादी में किसकी संख्या भारी है, इसलिए कभी जनगणना नहीं करेंगे। लेकिन हम अपने सभी लोगों को भरोसा दिलाते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम अगर कोई होगा सरकार का तो जनगणना। अगर वो दिल्ली वाले नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार अपने आप समाजवादी करके दिखा देंगे। तो फिर 2010 वाली बीजेपी के सुर क्यों बदल गए? क्योंकि 2010 में बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे ने संसद में 2011 की जनगणना से पहले कहा था कि अगर इस बार ओबीसी की जनगणना नहीं कराएंगे तो ओबीसी समाज को न्याय देने में 10 साल और पीछे हो जाएंगे, जो ओबीसी समाज पर अन्याय होगा। लेकिन सत्ता में आते ही बीजेपी के सुर बदल गए, जबकि बीजेपी के साथ सबसे ज्यादा ओबीसी समाज ही है। तो फिर हम भारत के लोग के साथ ऐसा क्यों? वैसे अटल आडवाणी युग में बीजेपी का वोटर ब्राह्मण, राजपूत, बनिया के साथ शहरी इलाकों का वोटर था, जो अपर क्लास खुद को समझता है। लेकिन 2014 से 2019 के बीच बीजेपी के साथ बड़ी संख्या में हिंदुत्व का चोला ओढ़कर ओबीसी और दलित जातियां भी साथ आई, जिसकी बदौलत बीजेपी 30% से ज्यादा वोट शेयर हासिल कर पाई। क्योंकि 2009 में बीजेपी के पास दलित वोटर 10 से 12% था, 2014 चुनाव में बढ़कर 24% हो गया, यानी कि सीधे डबल हो गया। इसके बाद 2019 में 34% दलित वोटर साथ जुड़े, यानी कि 2014 के मुकाबले 2019 में 10% और इजाफा हुआ। इसी तरह 2009 में ओबीसी वोटर बीजेपी के साथ 20 से 22% के करीब था, जो 2014 में 33% से 34% हो गया और 2019 में ओबीसी वोटर 44% तक पहुंच गया। इसके पीछे बीजेपी की साजिश बखूबी कामयाब रही, यानी कि बीजेपी जानती है कि कोई भी देशद्रोही कहलाना पसंद नहीं करेगा। इससे बचने के लिए वो समाज भी एकजुट हो जाएगा, जो जातियों में बंटकर अपने ही लोगों के बीच बिखर जाता है। बीजेपी की इसी साजिश को ओबीसी और दलित जातियों को समझना होगा, क्योंकि तैयारी 2022 के साथ 2024 की चल रही है और बीजेपी जानती है कि दिल्ली की गद्दी अगर संभाल कर रखनी है तो यूपी को जीतना उतना ही जरूरी है। इसलिए बीजेपी ने एक बार फिर 45% ओबीसी वोटर में 35% पर नजर गड़ाई है। इनको साधने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, एसपी बघेल, कौशल किशोर यानी कि ओबीसी समाज से 4 जातियों को मंत्रिमंडल में 2022 के यूपी चुनाव से पहले जगह दी। भानु प्रताप वर्मा दलित हैं, इनके बहाने दलितों को रिझाने की कोशिश है और वीएल वर्मा लोध हैं, यानी कि इनके बहाने पिछड़ी जातियों को साधने की कोशिश है। साथ में सरकार 5 किलो अनाज और फ्री का प्रचार कर आपको पालने का एहसान लाद ही रही है। वैसे एक सच और जान लीजिए, प्रधानमंत्री के नाम से चलाई गई उज्ज्वला योजना की मदद से यूपी में 1.47 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर के कनेक्शन दिए गए। लेकिन 2019-20 में मात्र 16.56 लाख महिलाएं ही 3 बार सिलेंडर की रिफिलिंग करा पाई, क्योंकि पहली बार तो फ्री मिला, उसके बाद महंगाई की मार और सब्सिडी न मिलने से परेशान महिलाओं ने सिलेंडर भराना छोड़ दिया। तो बताइए ना कि हम भारत के लोग क्या करें? सोचिएगा कि 24 करोड़ की जनसंख्या वाला प्रदेश करीब 14.82 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का दावा करता है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि 5 किलो अनाज के लिए लोग कटोरा लेकर सरकार के सामने खड़े हैं, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ विकास का ढोल पीटा जा रहा है। क्या सच में इसी विकास के भूखे थे हम भारत के लोग? क्योंकि इनके पास महंगाई और बेरोजगारी पर ना सवाल है ना कोई जवाब है, बस एक प्लान तैयार है। वो क्या है समझिए। बीजेपी को पता है कि ओबीसी के 45% वोटरों में 35% को साथ लेने का मतलब है कि यूपी की सत्ता में फिर से वापसी हो जाना, यानी कि 2017 वाला फॉर्मूला एक बार फिर से जमीन पर उतारने का प्लान तैयार हो रहा है, जिसका दांव केंद्र की मोदी सरकार ने चल दिया है।
क्योंकि ओबीसी के 45% वोटर में 10% यादव वोटर को बीजेपी किसी पार्टी विशेष का मानती है, यानी कि बीजेपी के टारगेट लिस्ट में 35% ओबीसी वोटर है। इसी तरह से 19 से 20% दलित वोटरों में 6 से 7% वोटर जाटव मायावती के साथ जुड़ जाता है। ऐसे में बीजेपी के निशाने में 12 से 13% दलित वोटर है। इसी फॉर्मूले के साथ बीजेपी यूपी के चुनाव मैदान में जाना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर अपर कास्ट का 10% वोटर उनके साथ है, मतलब 50% टारगेट के साथ बीजेपी चुनाव मैदान में उतरने वाली है। इसी रणनीति को तैयार कर रही है और ये तभी संभव है जब हिंदू मुस्लिम पर चुनाव हो जाए, या फिर मंदिर और मस्जिद का मुद्दा आ जाए, या फिर जातियों में बटा समाज उसके साथ जुड़ जाए। तो फिर जातियों में बटे समाज को इन तस्वीरों में बीजेपी के पीछे का उस चेहरे को देख लेना चाहिए जो बीजेपी आज आरक्षण की पैरोकारी और पिछड़ा वर्ग के लिए इतना कुछ करने की बात कर रही है। तब यानी कि 1990 में मंडल कमीशन के खिलाफ वाजपेयी ने जान लगा दी थी कि कैसे इसे रोका जाए। लेकिन जब आरक्षण लागू करने में बीपी सिंह सरकार कामयाब हो गई तो सरकार से समर्थन खींचकर बीपी सिंह सरकार को ही गिरा दिया। इस फैसले के खिलाफ 1990 में आरएसएस समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान बीजेपी की सभी राज्य इकाइयों ने मंडल के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, जो इन अखबारों की कटिंग में देख सकते हैं। वैसे अब इस बात को समझना जरूरी है कि बीजेपी एक बार फिर से हिंदू बनाम मुस्लिम कराने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन एससी, एसटी और ओबीसी समाज को बीजेपी की इस चाल में फंसने से बचना चाहिए। उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई के साथ किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरना होगा, तभी कुछ बात बन पाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर बुरा ना लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कर अपनी राय रखिए। आप लोग जितने ज्यादा कमेंट करेंगे उतना ज्यादा वीडियो लोगों के बीच पहुंचेगा और उनको भी सच जानने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को टेलीग्राम में भी शेयर करता हूं, तो उसको भी ज्वाइन कर लेंगे तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नमस्कार।